बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री पेपर के अगले टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है हमारे पास हार्ड। यहाँ पे है हमारे पास टॉपिक का नाम हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। इसको मैं साहब SHAB साहब थ्योरी भी कह सकता हूँ, क्योंकि S फॉर होता है सॉफ्ट, H फॉर होता है हार्ड, A एसिड और B बेस को प्रदर्शित कर रहा होता है। इसीलिए हम इस थ्योरी को शॉर्ट में साहब प्रिंसिपल, साहब थ्योरी भी कह सकते हैं। इसको पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस भी कहा जाता है। इसको पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को दिया था। हम इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इस थ्योरी की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस थ्योरी को समझते हैं कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी वाकई में है क्या, ये हमें क्या बताती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आज हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे बेसिक, और अगली वीडियो में हम इससे संबंधित और दूसरे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझेंगे और दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम समझते हैं कि यार ये हार्ड एसिड, ये सॉफ्ट एसिड, ये हार्ड बेस, ये सॉफ्ट बेस क्या है, ये क्यों आया। चलिए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक वाइट पेज की ओर चलते हैं, फिर हम आपको इसके नोट्स भी दिखाएंगे और हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स की PDF भी उपलब्ध करा देंगे। तो ठीक समझने के लिए आपको लुईस की जो एसिड बेस थ्योरी है उसको समझना चाहिए। तो लुईस की एसिड बेस थ्योरी क्या है, इसको आपको पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। एक बार थोड़ा सा दोबारा लुईस एसिड बेस को समझ लेते हैं और फिर हम इस साहब थ्योरी को समझेंगे, हार्ड बेस की इस थ्योरी को समझेंगे। तो लुईस एसिड क्या होता है प्यारे बच्चों, और लुईस बेस क्या होता है, ये हम पिछली क्लास में आपको इसके बारे में बताया था कि लुईस बेस वो सब्सटेंस होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को देता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसको हम लुईस बेस कहते हैं। और लुईस एसिड क्या है, लुईस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ले रहा है, उसको हम लुईस एसिड कहते हैं। तो लुईस एसिड क्या है, लुईस एसिड है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने वाला। तो ये हमारे पास लुईस एसिड की डेफिनेशन है। लुईस एसिड की हमारे पास ये एक डेफिनेशन है। आखिर लुईस एसिड किसको कहा जाता है, इसको हम आपको बता चुके हैं कि लुईस एसिड उस सब्सटेंस को कहा जाता है, लुईस एसिड उस सब्सटेंस को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं उनको लुईस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं, उनको लुईस बेस कहते हैं। अब लुईस बेस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, सोचिए, आप सोचिए लुईस बेस के एग्जाम्पल। तो लुईस बेस के एग्जाम्पल वो होंगे जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसे सभी स्पीशीज़ जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे सभी स्पीशीज़ जिनमें इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे सभी यौगिक, ऐसे सभी स्पीशीज़ जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा, जिनमें इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देंगे और वो क्या कहलाएंगे, आपके लुईस बेस कहलाएंगे। और लुईस एसिड क्या होते हैं फिर, लुईस एसिड होते हैं हमारे सब के सब पॉजिटिवली चार्ज आयंस। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं सब बच्चों क्या हैं, लुईस एसिड हैं। क्योंकि लुईस एसिड इसलिए हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और भैया इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो किसी से इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और लुईस एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी साहब प्रिंसिपल को समझते वक्त हम लुईस बेस किसको कहेंगे, जितने भी नेगेटिव हैं, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। और लुईस एसिड किसको कहेंगे, जो भी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, वो हमारा क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। अब हमने तो ये समझ लिया लुईस एसिड क्या है। तो लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो जब बेस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो उसके साथ एक बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा भाई, जिस बॉन्ड में
जिस बॉन्ड को बनाते वक्त दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की ओर से आते हैं। ये बेस दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये बी दिख रहा है आप लोगों को, ये बेस इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और ए इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, एक ही तरफ से आ रहे हैं, ऐसे बॉन्ड को हम एरो से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? ऐसे बॉन्ड को हम तीर से दर्शाते हैं और ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं भाई, ये तो हम जानते हैं। तो लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, लुईस बेस और लुईस एसिड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। इस तरह का जो कंपाउंड होगा, इस तरह के कंपाउंड को हम एडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडक्ट कहते हैं। ये एडक्ट बन गया, ये एडक्ट है। अब ये जो कंपाउंड बना है एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस के कॉम्बिनेशन से, लुईस बेस और लुईस एसिड के कॉम्बिनेशन से ये जो एडक्ट बना है, ये जो कंपाउंड बना है, इसको कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसको कभी कभी क्या कहते हैं? इसको कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स भी हम कहते हैं, कभी कभी क्या, जनरली हम इसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, तो ये कितना स्टेबल होगा? ये लुईस बेस के और एसिड के कॉम्बिनेशन से ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कितना स्टेबल होगा? इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसको बताने के लिए ही हम किसको पढ़ते हैं? पियर्सन आया और पियर्सन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम साहब थ्योरी कहते हैं। तो साहब थ्योरी हमको बताएगी, ये जो हम थ्योरी आगे पढ़ने वाले हैं वो बताएगी हमें कि एक लुईस बेस जब लुईस एसिड के साथ जब बॉन्ड बनाता है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स, ये एडक्ट कितना स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा कि ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें पियर्सन कॉन्सेप्ट बताता है। अब इस पियर्सन कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस पियर्सन कॉन्सेप्ट के अनुसार कोई भी लुईस एसिड, अब कैसे बताता है उसको समझेंगे। इस पियर्सन कॉन्सेप्ट के अनुसार कोई भी लुईस एसिड को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। लुईस एसिड को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है हार्ड एसिड और एक होता है सॉफ्ट एसिड। इसी प्रकार से जो लुईस बेस है, लुईस बेस को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक है हार्ड लुईस एसिड या हार्ड बेस और दूसरा है सॉफ्ट बेस। ठीक है, तो अभी तक की कहानी आप समझ गए हैं। लुईस एसिड आप समझ गए हैं, लुईस बेस आप समझ गए हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला लुईस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला लुईस एसिड होता है। इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो उस कंपाउंड को हम एडक्ट बोलेंगे। और फिर ये एडक्ट कितना स्टेबल है, इसको हम पियर्सन थ्योरी से पता करते हैं, पियर्सन की साहब थ्योरी से पता करते हैं, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस थ्योरी से पता करते हैं। सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस थ्योरी क्या बोलती है? सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस थ्योरी बोलती है, या पियर्सन कॉन्सेप्ट के अनुसार लुईस के एसिड को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक हार्ड एसिड, एक सॉफ्ट एसिड। और लुईस बेस को भी एक हार्ड बेस और एक सॉफ्ट बेस में कैटेगराइज किया जाता है। और पियर्सन क्या कहता है? पियर्सन कहता है कि ये जो हार्ड एसिड होगा ये हमेशा हार्ड बेस के साथ ही स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक हार्ड एसिड को एक हार्ड बेस दे दिया जाए और एक सॉफ्ट बेस दे दिया जाए, ठीक है, तो हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस को ही पसंद करता है और उसके साथ ही स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारी थ्योरी है, पियर्सन थ्योरी है, ये जो हमारी साहब थ्योरी है, उसके अनुसार एसिड और बेस दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस। और जब हार्ड एसिड को बॉन्ड बनाना होता है, जब हार्ड एसिड को कंबाइन करना होता है, रिएक्शन करना होता है, तो वो मुख्यतः हार्ड बेस के साथ ही वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, और वैसे ही सॉफ्ट एसिड को जब भी वो बॉन्ड बनाएगा, सॉफ्ट एसिड जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो वो हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ ही बनाएगा। तो समझ गए होंगे। तो कौन सा लुईस एसिड कौन से लुईस बेस के साथ स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, ये बात हमें पियर्सन कॉन्सेप्ट से मालूम चलती है। तो अगर लुईस एसिड हार्ड है तो वो हार्ड बेस के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर लुईस एसिड सॉफ्ट है तो वो सॉफ्ट बेस के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यही है पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी, यही है साहब थ्योरी। अब हम ये जानेंगे कि यार
लुईस एसिड कब हार्ड कहलाता है और कब सॉफ्ट कहलाता है, और वैसे ही लुईस बेस को हम कब हार्ड बेस कहेंगे और कब सॉफ्ट बेस कहेंगे, इसको समझते हैं। तो हम किसी भी लुईस एसिड को कब कहते हैं हार्ड या कब कहते हैं सॉफ्ट, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो कोई भी लुईस एसिड को या बेस को कब हार्ड और सॉफ्ट कहा जाता है, तो किसी भी लुईस एसिड या लुईस बेस को हार्ड और सॉफ्ट में कैसे बांटा जाता है, तो बांटने का जो आधार है वो है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी इसको देख लेना, स्पेलिंग को थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है, फिर से लिखते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी के आधार पे हम लुईस एसिड को हार्ड और सॉफ्ट में कैटेगराइज करते हैं, वैसे ही बेस को हार्ड और सॉफ्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मान लेते हैं, अब ये पोलराइजेबिलिटी किसको बोलते हैं, इसको मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कोई लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव आयन है हमारे पास लुईस एसिड, और लुईस बेस क्या होता है, कोई भी नेगेटिव आयन है हमारे पास लुईस बेस, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको हम। तो हमारे पास एक लुईस एसिड है, ठीक है, यानी कि कोई पॉजिटिव आयन है। तो ये हमारे पास एक लुईस एसिड है, इसके बीच में ये एक आयन है, इसके बीचों बीच क्या होगा, इसके बीचों बीच न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे और प्रोटॉन थोड़े ज़्यादा होंगे, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास एक लुईस एसिड है जिसमें कि बीच में न्यूक्लियस हमने दिखा दिया और उसके चारों तरफ हमने क्या दिखा दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अब बच्चों हम क्या करते हैं, पोलराइजेबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं। इस तरफ और इस तरफ क्या करो, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, एक तरफ पॉजिटिव रॉड रख दो, एक तरफ नेगेटिव रॉड रख दो, ठीक है। तो एक तरफ हमें पॉजिटिव रॉड रखनी है, एक तरफ नेगेटिव रॉड रखनी है। इस पोलराइजेबिलिटी को समझने के लिए हम एक तरफ पॉजिटिव रॉड रखते हैं, एक तरफ नेगेटिव रॉड रखते हैं। तो होगा क्या, जब हम एक तरफ पॉजिटिव रॉड रखेंगे, एक तरफ नेगेटिव रॉड रखेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव रॉड की ओर जाएंगे और न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिव रॉड की ओर जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे, इससे हमारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे और न्यूक्लियस एक तरफ हो जाएगा। इसका मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए और एक तरफ न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा A+ आयन है, इसमें एक तरफ पॉजिटिव न्यूक्लियस चला गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब इसमें दो पोल बन गए ना, एक पॉजिटिव पोल बन गया और एक क्या बन गया, नेगेटिव पोल बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं कि भैया ये पोलराइज हो गया। क्या हो गया, ये पोलराइज हो गया। तो ये हमारे पास एक A+ था, ये हमारे पास एक क्या था, ये हमारे पास एक पॉजिटिव आयन था, और इस पॉजिटिव आयन को हमने क्या करा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। एक किस में रखा हमने इसको, एक हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस तरफ चले गए, जो इलेक्ट्रॉन थे वो पॉजिटिव रॉड की ओर चले गए। जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ भाग गए, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रॉड की ओर भाग गए। सॉरी, ये डायरेक्शन गलत हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागे, एक बार दोबारा बना लेते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ अगर मान लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव रॉड है, यहाँ चले गए, और हमारा न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिव रॉड की ओर चला गया, और इस तरह से यहाँ पे इसके दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल बन गया और एक नेगेटिव पोल बन गया, दो पोल बन गए। इसी को हम कहते हैं कि पोलराइज हो गया। ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। अब जो आयन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो आयन या जो लुईस का एसिड या लुईस का बेस जो आसानी से पोलराइज हो जाता है, यानी कि जिसमें एक तरफ आसानी से न्यूक्लियस एक तरफ आ जाए और इलेक्ट्रॉन एक तरफ आसानी से आ जाएं, तो जो आयन, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो लुईस एसिड हो चाहे लुईस बेस हो, दोनों के लिए ये बात हो रही है कि जो आयन आसानी से क्या हो जाए, पोलराइज हो जाए, जिसमें आसानी से एक तरफ न्यूक्लियस आ जाए और एक तरफ इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाए, तो जो आयन आसानी से पोलराइज हो जाता है, हम कहते हैं कि उस आयन की पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी पोलराइज होने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत क्या है, ज़्यादा है। और ऐसे ही आयन को हम कहते हैं सॉफ्ट। क्या कहते हैं, सॉफ्ट। तो अगर लुईस एसिड आसानी से पोलराइज हो जाएगा, अगर लुईस एसिड का न्यूक्लियस एक तरफ आ जाए जल्दी से और इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाए हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे, या
कोई एक्सटर्नल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए उसको कहीं बाहर से, तो उसका अगर एक तरफ न्यूक्लियस आसानी से आ जाए और एक तरफ इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाए, तो अगर किसी लुईस एसिड में आसानी से पोलराइजेशन हो सकता है, यानी कि उसकी पोलराइज होने की एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, पोलराइजेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, तो ऐसे ऐसे लुईस एसिड को कहते हैं सॉफ्ट लुईस एसिड। तो जो आसानी से पोलराइज हो जाता है, जिसमें न्यूक्लियस आसानी से एक तरफ आ जाए और इलेक्ट्रॉन आसानी से दूसरी तरफ चले जाएं, आराम से दो पोल बन जाएं, ऐसा कोई भी आयन जो होता है सॉफ्ट कहलाता है। अगर वो लुईस एसिड होगा तो वो सॉफ्ट लुईस एसिड कहलाएगा, और अगर वो लुईस बेस होगा, आसानी से पोलराइज हो जा रहा है, तो उसको हम सॉफ्ट लुईस बेस कहेंगे। तो क्या है आखिर क्या कारण, किस आधार पे हम सॉफ्ट और हार्ड कहते हैं? तो उसका आधार है पोलराइज होना, उसकी पोलराइज होने की एबिलिटी, यानी कि पोलराइजेबिलिटी। भैया कितनी आसानी से उसके न्यूक्लियस को हम एक तरफ कर सकते हैं, या उसका जो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक तरफ कर सकते हैं, कितनी आसानी से उसको पोलराइज कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा होगा, पोलराइज होना आसानी से पोलराइज हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम सॉफ्ट, उसके लिए सॉफ्ट लगाते हैं। लेकिन अगर कोई आयन है जिसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा और उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ नहीं जा पा रहे हैं, बहुत ही मुश्किल हो रही है उसके इलेक्ट्रॉन को एक तरफ भेजना और न्यूक्लियस को दूसरी तरफ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, यानी कि उसके पोल्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, उसको पोलराइज करना अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है, यानी तो हम कहेंगे कि भैया उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। क्या कम है? उसकी पोलराइजेबिलिटी कम है। कोई बात नहीं, स्पेलिंग में बात देख लेंगे। पोलराइजेबिलिटी क्या है? उसकी कम है। और अगर पोलराइजेबिलिटी कम हुई, यानी कि पोलराइज नहीं हो पाया, तो फिर हम कहते हैं उसको हार्ड। तो अगर कोई लुईस एसिड आसानी से पोलराइज नहीं हो पा रहा है, तो वो हार्ड हो जाएगा। और अगर कोई लुईस एसिड और कोई लुईस बेस आसानी से पोलराइज नहीं हो पा रहा है, तो वह हार्ड लुईस बेस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या है हार्ड एसिड कब कहेंगे और हार्ड बेस कब कहेंगे, या सॉफ्ट एसिड कब कहेंगे, सॉफ्ट बेस कब कहेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो कब कहते हैं हार्ड, कब कहते हैं सॉफ्ट, ये मैंने आपको बता दिया। तो एक बार दोबारा समझ लो भैया, हार्ड या सॉफ्ट इस आधार पे कहा जाता है कि वो आयन, वो एसिड अगर पॉजिटिव है तो लुईस एसिड, नेगेटिव है तो लुईस बेस। मैं आयन बोलूँगा तो चलेगा। तो जो आयन कितनी आसानी से पोलराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी आधार पे हम कहते हैं हार्ड और सॉफ्ट। अगर आसानी से पोलराइज हो जाएगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आसानी से और एक तरफ न्यूक्लियस आ जाएगा आसानी से, तो हम कहते हैं ये आसानी से पोलराइज हो रहा है, सॉफ्ट कहते हैं। लेकिन अगर ये करना बड़ा मुश्किल है, अगर इसको पोलराइज करना मुश्किल है, तो हम कहेंगे भैया ये हार्ड है। तो क्या है हार्ड? यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, अब आप डेफिनेशन पे फोकस कीजिएगा। हार्ड किसको बोलते हैं? हार्ड बोलते हैं ऐसे लुईस एसिड को जो कि पोलराइज नहीं हो पाते हैं। अब भाई पोलराइज कौन नहीं हो पाएगा? मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ नहीं आ पाएंगे, न्यूक्लियस एक तरफ नहीं आ पाएगा, ये इस तरफ नहीं जा पा रहा है, ये इस तरफ नहीं जा पा रहा है। अगर हम एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं तो ये पोलराइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आखिर क्या होता होगा ऐसे आयंस में या एटम्स में, ऐसी क्या विशेष बात होगी कि ये पोलराइज नहीं हो पा रहे हैं? तो इसका कारण है इनका छोटा साइज होना। अगर कोई पॉजिटिव आयन छोटे साइज का है, कैसा है भैया बताओ जल्दी जल्दी, कोई पॉजिटिव आयन कैसा है? अगर कोई पॉजिटिव आयन छोटे साइज का है तो फिर क्या होगा बताओ? अगर पॉजिटिव आयन छोटे साइज का है तो अगर साइज छोटा है तो क्या होता है? न्यूक्लियस पावरफुल होगा। क्यों? जब साइज छोटा है तभी तो न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है और साइज को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। तो अगर साइज छोटा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज क्या है? बहुत हाई है, ठीक है। तो साइज छोटा होना चाहिए। साइज छोटा होने से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होगा। न्यूक्लियर चार्ज हाई है तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉनों को अपने से बांध के रखता है ना, इलेक्ट्रॉनों को अपने से बांध के रखता है और साइज को छोटा कर देता है ना। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपने से क्या करेगा? बांध के रखेगा। इलेक्ट्रॉनों को बांध के रखेगा तो उसको कहीं जाने नहीं देगा। इलेक्ट्रॉनों को कहीं जाने नहीं देगा, तो इलेक्ट्रॉनों को कहीं जाने नहीं देगा, तो ये आपका आयन जो है पोलराइज नहीं हो पाएगा। तो और पोलराइज नहीं हो पाएगा तो किस तरह का एसिड कहलाएगा? हार्ड एसिड कहलाएगा, ठीक है। तो हार्ड एसिड होने के लिए क्या चाहिए? हार्ड एसिड होने के लिए साइज कैसा चाहिए? साइज चाहिए छोटा, स्मॉल। भैया साइज स्मॉल होना चाहिए। और न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होना चाहिए? हाई। न्यूक्लियस का चार्ज हाई होना चाहिए, ठीक है। तो अगर साइज छोटा है, अगर साइज न्यूक्लियस का चार्ज बहुत हाई है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रखता है और इलेक्ट्रॉनों को किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाने देता। न्यूक्लियस किसी डायरेक्शन में नहीं जा पाता और ऐसे में इसका पोलराइजेशन नहीं हो पाता है और ऐसे में ये हार्ड हो जाता है। तो हार्ड वो सभी होंगे जिनका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बहुत हाई होगा,
साइज यहाँ पे लिखा नहीं है, साइज के बारे में आप लिख लीजिएगा। साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा कटायन का, और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी हाई होगी, पोलराइज नहीं हो पाएंगे ऐसे वाले सभी पॉजिटिव आयन, ऐसे वाले सभी लुईस एसिड क्या कहलाएंगे, हार्ड लुईस एसिड कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे इसमें एग्जांपल दे रखा है पोटेशियम आयन। तो पोटेशियम आयन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पोटेशियम आयन तो बड़े साइज का होता है। ठीक है, पोटेशियम आयन तो बड़े साइज का होता है, तो क्या दिक्कत है, तो ये तो बड़ी आसानी से पोलराइज हो जाना चाहिए। ठीक है, पोटेशियम आयन कौन से ग्रुप का होता है, ये होता है फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये तो बड़े साइज के होते हैं। एस ब्लॉक तो बड़े साइज के होते हैं, साइज तो यहाँ को घटता है ना, तो ये बड़े साइज के होते हैं। तो इसको हार्ड एसिड की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, कारण ये है कि पोटेशियम आयन या सोडियम आयन दोनों हार्ड हैं। इन दोनों के केस में क्या है कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जो लास्ट शेल होता है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या होगा भाई, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो अगर मैं ये फील्ड दूंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव फील्ड दूंगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो भैया ये जाएगा थोड़ी ना इस तरफ को। अगर इलेक्ट्रॉन ही कम होंगे लास्ट शेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ थोड़ा जा पाएंगे, तो ये पोलराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको अभी, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। एक पॉइंट और क्या ऐड कर लीजिए कि भाई क्या हार्ड होने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोलराइज नहीं होना चाहिए, बहुत मुश्किल से पोलराइज होना चाहिए। ठीक है, और पोलराइज कौन बहुत मुश्किल से होगा, जिसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा, जिसका साइज छोटा है। दूसरा, जिसमें न्यूक्लियस क्या है, बहुत पावरफुल है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है, और एक और बात नोट कर लीजिए, और वो ये है, एक और बात नोट कर लीजिए कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। लास्ट शेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, इनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो क्या होगा, सॉरी, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भैया आखिरी शेल में, तो कौन इनको खींच पाएगा, कौन इनको खींच पाएगा, तो कैसे इसको पोलराइज करेंगे ना। तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो पोलराइजेशन मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो भी हार्ड एसिड हो जाते हैं। तो मैंने हार्ड एसिड के आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दिए। अब आते हैं सॉफ्ट एसिड में। सॉफ्ट एसिड का इसका समझ लो, सॉफ्ट एसिड क्या होंगे। मैंने बताया कि भैया अगर हम किसी लुईस एसिड को एक्सटर्नल फील्ड में रख दें और बड़ी आसानी से उसका न्यूक्लियस एक तरफ चले जाए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाए, यानी कि बड़ी आसानी से उसका पोलराइजेशन हो जाए, उसकी पोलराइजेबिलिटी अच्छी हो, यानी कि बड़ी ईजिली वो पोलराइज हो जाए। ठीक है, तो अगर पोलराइज होने की क्षमता अच्छी हो तो फिर ऐसा आपका एसिड क्या कहलाएगा, सॉफ्ट एसिड कहलाएगा। अब कौन हो जाते हैं ईजिली पोलराइज, तो ईजिली पोलराइज होने के लिए साइज बड़ा होना चाहिए। अगर साइज बड़ा होगा तो क्या होगा बच्चों बताओ, साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा ना इनको, तो इनको न्यूक्लियस क्या है, अपने इलेक्ट्रॉनों को दूर दूर होंगे ना इलेक्ट्रॉन। तो जब साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, नाभिक उनको पकड़ नहीं पाता है, होल्ड नहीं कर पाता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन एक तरफ को आराम से आ जाते हैं, आसानी से पोलराइजेशन हो जाता है, और इसीलिए हम बोलेंगे कि भैया ये सॉफ्ट है। तो साइज कैसा होना चाहिए, साइज होना चाहिए बड़ा, ये लार्ज रेडियस होना चाहिए, और चार्ज होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। न्यूक्लियस बहुत कमज़ोर है, न्यूक्लियस बहुत कमज़ोर है तो अपने इलेक्ट्रॉनों को होल्ड नहीं कर सकता, अपने इलेक्ट्रॉनों को होल्ड नहीं कर सकता तो इलेक्ट्रॉनों को कोई भी क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, और इसका पोलराइजेशन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लास्ट शेल में बहुत इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी अच्छे खासे जम के होने चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट शेल में जम के इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट शेल में जम के इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को खींचना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, ऐसे में पोलराइजेशन करना क्या होता है, ऐसे में पोलराइजेशन करना आसान होगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचना आसान होगा, और ऐसे में आपका एसिड क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एसिड हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल क्या है, कॉपर आयन, सिल्वर आयन। ठीक है, कॉपर आयन, सिल्वर आयन, गोल्ड आयन, आयोडीन मॉलिक्यूल, ये सब के सब जो हैं सॉफ्ट एसिड हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों हार्ड बेस वही हो गया हार्ड बेस वो होते हैं जो आसानी से पोलराइज हो जाते हैं। भाई इतना पहले बोलना है कि जो आसानी से क्या हो जाएं, पोलराइज हो जाएं, ऐसे बेस आपके सॉरी ये उल्टा हो गया। तो ऐसे बेस जो डिफ़िकल्ट हो पोलराइज होना, तो ऐसे बेस जिनको पोलराइज करना क्या है, डिफ़िकल्ट है, ऐसे बेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे बेस को हम क्या कहते हैं, हार्ड बेस कहते हैं। तो हार्ड बेस की पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, लो होगी। अब यार बेस की पोलराइजेबिलिटी लो होने के लिए क्या चाहिए, तो बेस की पोलराइजेबिलिटी लो होने के लिए हम यहाँ पर हाई न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोलते, हाई न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोलते हम बेस के केस में, इसको कहते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक ही जैसी बात है। तो यहाँ पर क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी ओर, तो जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उनको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो यानी कि क्या होना चाहिए आपका,
पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि आसानी से क्या होना चाहिए, आसानी से पोलराइजेबिलिटी कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये आसानी से पोलराइज नहीं हो पाएंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन एक तरफ नहीं आ पाएंगे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन एक तरफ ना आ पाएँ इसके लिए इसको क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत अच्छे से पकड़ रहा है, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को भी खींच रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनों को तो खींच रहा है, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को भी खींच रहा है, इसको बोलते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से क्या कर रहा है, न्यूक्लियस पकड़ रहा है, पकड़ बना के रखी है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों पे अच्छी पकड़ है, अपने इलेक्ट्रॉनों पे अच्छी पकड़ है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बिगड़ेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं। तो माँ बाप ने अगर अपने बच्चों को अच्छे से पकड़ रखा है, मजबूती से उनके ऊपर नज़र रखी हुई है, तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। तो वही बात है, तो न्यूक्लियस ने अपने इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, अच्छे से होल्ड कर रखा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ नहीं जा पाएंगे और इसकी पोलराइजेबिलिटी लो होगी। तो यहाँ पर बेस के केस में प्यारे बच्चों, हम बेस के केस में हम कभी भी न्यूक्लियर चार्ज हाई ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। बेस के केस में हम जो है हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों एक ही चीज़ें, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, अमोनिया है, फ्लोराइड आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फोन, FON, फोन जहाँ पर भी आ जाएगा, जहाँ पर भी फ्लोरीन होगा, जहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, जहाँ पर भी नाइट्रोजन होगा, बस ये समझ लेना कि ये सब के सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये सब के सब क्या हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो फोन जहाँ पर भी आएगा प्यारे बच्चों, FON, फोन को याद रखना। जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, वाटर में ऑक्सीजन होता है, फ्लोराइड आयन में फ्लोरीन है, तो जहाँ पर भी फोन आएगा ये सभी के सब क्या हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये सभी के सब ऐसे आयन्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखेगा, दम से पकड़ के रखेगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को एक तरफ ले जाना, न्यूक्लियस को एक तरफ ले जाना मुश्किल होगा और पोलराइजेबिलिटी लो होगी, और ऐसा बेस आपका क्या कहलाएगा, ऐसा बेस आपका हार्ड बेस कहलाएगा, ठीक है। और इसके उलट हमारा क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। सॉफ्ट बेस को आसानी से पोलराइज कर देंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। एग्जाम्पल भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, ये हमें अगले क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, तो अगले क्लास में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी लंबी होगी ये क्लास, अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि हार्ड एसिड हमेशा किसको प्रेफर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस को ही प्रेफर करता है। हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ ही बॉन्ड बनाएगा स्टेबल, और सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ आयनिक कंपाउंड बनाता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हार्ड एसिड जब भी हार्ड बेस के नज़दीक आएगा तो कंपाउंड का नेचर भी आप पहचान सकते हो। अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस के नज़दीक आएगा तो कंपाउंड आयनिक होगा, वहीं अगर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंपाउंड बनाएगा तो वो कोवलेंट होगा। तो ये क्यों होगा, इसको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा रखी है जो बातें, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन हार्ड हैं, ठीक है, और कौन कौन से इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है। हार्ड और सॉफ्ट के बीच के प्रॉपर्टी शो करने वाले को इंटरमीडिएट कहते हैं। तो यहाँ येलो से जिसको भी दिखा रखा है वो सब इंटरमीडिएट है, और ब्लू वाला आपका सॉफ्ट है। बस इतने याद रखना कि सॉफ्ट कौन कौन है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, कॉपर, सिल्वर है, मरकरी है। इंपॉर्टेंट तो हमारे पास कॉपर होता है, सिल्वर होता है, मरकरी होता है, पैलेडियम, प्लेटिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में सॉफ्ट में हमारे पास कौन कौन है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। हमारे पास जो सॉफ्ट है उसमें हम पैलेडियम और प्लेटिनम, ये हमारे पास सॉफ्ट की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम अगली क्लास में बच्चों डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगली क्लास में हम साहब थ्योरी के और एप्लीकेशंस को देखेंगे। उम्मीद है आपको आ गया होगा बातें समझ में। तो जो आसानी से पोलराइज हो जाते हैं वो है सॉफ्ट, और जो आसानी से पोलराइज नहीं हो पाते हैं वो है हार्ड। और सॉफ्ट जो आसानी से पोलराइज हो जा रहे हैं उनका साइज बड़ा होगा, उनका न्यूक्लियस वीक होगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, और जो जिनको पोलराइज करना डिफ़िकल्ट है उनका साइज छोटा होगा, उनके न्यूक्लियस पे चार्ज बहुत पावरफुल होगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। इसके अलावा उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कहीं डाउट होगा तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। अगली क्लास में हम साहब थ्योरी पे और बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।